हेलो बस ड्रीमर्स। आज तारीख है 13 मार्च 2021। चलिए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में आज हमारे पास पहला वाला आर्टिकल होगा डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द मीडिया गाइडलाइन है। देखिए फरवरी लास्ट में हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने एक कुछ गाइडलाइन इशू किया ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए और मीडिया हाउसेस के लिए कि आपको कैसे और क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको किस प्रकार के कंटेंट को डिलीवर करना चाहिए, किस प्रकार के कंटेंट को आप डिस्प्ले करोगे उसके रिगार्डिंग। और राइटर यहाँ पे शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार का जो एक्शन लिया गया है, इस प्रकार की जो गाइडलाइन इशू की गई है, कह रहे हैं कि ये एक दिन में नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि ये उसका बढ़ा हुआ क्रम है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है या फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकता है। बोलने की स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल 19(1)(a) में है, तो उसका ये वायलेशन है। ठीक है, करें कि ये आज से नहीं करें, जब से पीएम मोदी पावर में आए हुए हैं तब से वो क्रमागत तरीके से इस प्रकार की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट का क्या कर रहे हैं कि लोगों से छीन रहे हैं फंडामेंटल राइट को। और राइटर फिर आगे कहते क्या हैं, कहते हैं कि देखिए अभी तक क्या था कि जो भी ग्रीवांस के रिड्रेसल का जो भी मैकेनिज्म था, कह रहे हैं कि उसके सिंगल स्टेज हुआ करते थे। सिंपली अगर किसी को इशू है तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को या फिर कंटेंट डेवलपर के पास सीधा कांटेक्ट कर सकता था। राइट नाउ इस वाले जो मीटी है, कह रहे हैं कि एक मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गाइडलाइन इशू किया, बोला कि अभी 3 टियर का मैकेनिज्म होगा ग्रीवांस के रिड्रेस करने का। अभी 3 टियर में क्या है कि हर प्लेटफॉर्म, हर जो कंटेंट डेवलपर है उसको एक ग्रीवांस ऑफिसर क्या देना पड़ेगा, ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा, ताकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ वो कॉन्टेक्ट रहेगा कि अगर किसी भी प्रकार का इशू क्रिएट होता है, उसके द्वारा कंटेंट अगर डेवलप किया गया है तो पहले उस ऑफिसर के पास वो कंसर्न जाएगा। अगर वहाँ पे कंसर्न रिजॉल्व नहीं होता है तो उस सेक्टर के ग्रीवांस ऑफिसर के पास जाएगा। अगर उस सेक्टर का ग्रीवांस ऑफिसर भी अगर उसे सॉल्व नहीं कर पाता है इस केस को, तो फिर वो चला जाएगा मिनिस्ट्री के पास। वहाँ पर भी सेम पर्सन होंगे जैसे जो सेक्रेटरी के लोग होंगे, कह रहे कि वो इस ग्रीवांस को रिजॉल्व करवाएंगे। और राइट, तो अब 3 टियर का मैकेनिज्म हो गया। कह रहे हैं कि अच्छा जी ठीक है, कह रहे आपने ये वाला काम, तो बड़ी मीडिया हाउसेस के लिए ये इस प्रोसीजर को फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बोल रहे हो कि एक चलो ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना है तो वो नियुक्त कर देंगे। लेकिन जो छोटे मीडिया हाउसेस हैं, कह रहे हैं कि उनके लिए ये तकलीफ की बात हो जाएगी। कह रहे हैं कि वो जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हैं, जो मीडिया हाउसेस या फिर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कह रहे हैं उनके लिए ये तो प्रॉब्लम वाली ही सबक आ गई कि उनको आप एक एम्प्लॉय की सैलरी आप ज़्यादा देने के लिए बोल रहे हो, और ऊपर से जो ग्रीवांस का जो रिड्रेसल का जो मैकेनिज्म है, ऐसा भी नहीं है कि उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए सोल्यूशन के बाद तो कह रहे वो चीज़ें वहाँ पर समाप्त होने वाली हैं। कह रहे हैं कि इससे भी बड़ी जो दुविधा वाली बात है वो ये है कि किसी भी प्रकार के कंटेंट को बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए ब्लॉक करने की जो पावर है, कह रहे वो सेक्रेटरी और जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, कह रहे उनके पास है। कह रहे कि जैसे ही उन्हें लगता है कि ये क्रिटिसिज्म या ये चीज़ें ये प्रॉब्लमेटिक हैं, तो इमीडिएटली वो एक्शन ले सकते हैं और उस कंटेंट को वो ब्लॉक कर सकते हैं। कह रहे हैं कि ये तो पूरी तरह से इस प्रोसीजर को बनाने का फिर मतलब क्या निकला। अगर आपको सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक लग रही है और आप उसे सीधा ब्लॉक कर सकते हो बिना उस कंटेंट डेवलपर को कॉन्टेक्ट किए हुए। कह रहे हैं कि ये तो पहली बात तो स्टार्टअप्स वालों के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो करना ही मुश्किल है, और उसके बाद भी आपके पास ओवर राइडिंग पावर रखी हुई है कि आप क्या करोगे कि इस कंटेंट डेवलपर हो या फिर कोई भी मीडिया हाउसेस हो, आप उसके ऊपर डायरेक्ट आप एक्शन ले सकते हो आप बिना किसी भी प्रकार के प्रोसीजर के। तो राइटर यहाँ कहते हैं कि ये तो ऑटोक्रेसी हो गई। कह रहे हैं कि बेसिकली आप कर क्या रहो कि बिल्कुल डिक्टेटर की तरह आप सीधे फरमान जारी करते रहो कि अब पता नहीं आपको कौन सी चीज़ें पसंद आएंगी, कौन सी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। हो सकता है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मीडिया हाउसेस हैं, कह रहे कि कुछ जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस होती हैं, कह रहे वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना ही उनका प्रोफेशन होता है। अब गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म क्या गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को या गवर्नमेंट के मिनिस्टर को पसंद आएगा क्या? बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। तो मतलब वो मीडिया हाउसेस जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, बिल्कुल स्टार्टअप्स हैं, कह रहे कि आपने उसको तो पूरी तरह से क्या कर दिया, क्रैश कर दिया। ऑलराइट, तो इस पूरे आर्टिकल में राइटर ने इन्हीं 3 मुद्दों के बारे में बात की और बोला है कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो वो उस प्रोसीजर को फॉलो करें या फिर उन मीडिया हाउसेस के बिहाफ से, कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट का प्रतिनिधि रहेगा, कह रहे हैं कि इस प्रोसीजर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ये वाला। देखिए, डेजर्ट फ्लैग
एक एक्सरसाइज होती है। यूजुअली इसमें जो यूएस की आर्मी हो गई, यूके की आर्मी हो गई, सऊदी अरेबिया की आर्मी हो गई, ठीक है, और पार्टिसिपेट करती थी। यूजुअली जब डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज की बात की जाती है तो एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं, तो किसके बीच होता है, तो आप बताते हो कि अच्छा यूएई के बीच में हो रहा है और इंडिया के बीच में हो रहा है। ऑलराइट, लेकिन इस बार का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा अलग है, जो 3 मार्च से शुरू होगा और 27 ऑफ मार्च तक चलेगा। इस वाले डेजर्ट फ्लैग के एक्सरसाइज में क्या है, क्या नई बात क्या है, कह रहे कि वो एशिया की जो इकोनॉमीज़ है, कह रहे इनका पार्टिसिपेशन ही सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। कह रहे कि अभी तक क्या होता था कि जो वेस्टर्न जो हमारी मतलब कि जो ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, कह रहे कि उनका जो उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कह रहे वो यूएस या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है, कह रहे उनके हाथ में हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे हो क्या रहा है कि उनका जो रियाद से पेट्रोल मतलब जो क्रूड ऑयल होता है यूएसए ने खरीदना बंद कर दिया। मतलब अब सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है कि अब सऊदी अरेबिया जो एक्सपोर्ट क्या करता था यूएसए को, अभी यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया और साउथ कोरिया जो नेट इंपोर्टर हैं ये सऊदी अरेबिया के, जहां पर पहले यूएसए सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता था, अब मे भी पॉसिबिलिटी इस बात की है कि साउथ कोरिया और इंडिया कह रहे ये दोनों सिक्योरिटी हैंड बन जाएंगे किसके, ये ऑयल एक्सपोर्टर्स के। क्योंकि देखिए उनकी मिलिट्री उतनी स्ट्रांग है नहीं, कह रहे उनकी टेक्नोलॉजी उतनी स्ट्रांग है नहीं। बेसिकली उनके पास वो रिच कंट्री क्यों है, क्योंकि उनके पास नेट क्या है, क्रूड ऑयल है। तो वो क्रूड ऑयल को क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करके ही उनके पास जो भी वेल्थ आनी होती है आती है। हालांकि वो चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है कह रहे पूरी तरह से तेल पर निर्भर ना रहे, क्योंकि तेल की प्राइसेस क्या होती हैं, कभी भी गिर जाती हैं, कभी भी बढ़ जाती हैं। जब बढ़ती हैं तो अच्छा है, जब गिर जाती हैं तो बुरा हो जाता है। लेकिन इकोनॉमी अगर डाइवर्सिफाई रहती है तो उनके और उनके लोगों के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ मुद्दे वाली बात यह है कि जो एशियन की इकोनॉमी है, कह रहे हैं कि इनका पार्टिसिपेशन इस प्रकार की एक्सरसाइज में ये इंडिकेट करता है कि अब जो जहाँ पर यूएस फोर्सेस या फिर पाकिस्तानी फोर्सेस मीन वहाँ के लिए सऊदी अरबिया और यूएई या कतर के लिए काम क्या करती थी, या फिर ओपेक कंट्री के लिए जो काम क्या करती थी, अब वो काम पॉसिबिलिटी इस बात की है कि जो नेट इंपोर्टर हैं जैसे इंडिया हो गया और साउथ कोरिया हो गया, कह रहे कि ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। कह रहे कि ये एक बिग डिप्लोमेटिक मीन जो इंडियन एज अगर इंडिया की अगर एक कंट्री अगर जियो पॉलिटिकल देखा जाए तो उसे एक नया डायमेंशन और एक पूरा नया सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है वो वैक्सीन नेशनलिज्म के रिगार्डिंग है। देखिए एंटोनियो गुटेरेस जैसे ही पूरा केस स्टार्ट होता है ये पेंडेमिक का, और पेंडेमिक के बाद से जब ये डिस्कवर करने लग जाते हैं लोग कि चलो अच्छा ठीक है अब तो वैक्सीन आ गई, तो तुरंत एंटोनियो गुटेरेस क्या करते हैं कि आलोचना करनी स्टार्ट कर देते हैं कि वैक्सीन का नेशनलिज्म नहीं चलना चाहिए और हर किसी को एक समान अवसर प्राप्त होना चाहिए इस वैक्सीन को लेने के लिए। लेकिन आज जब वैक्सीन की उत्पादकता कह रहे बढ़ चुकी है, कह रहे उसके बाद कह रहे इस प्रकार के ना WHO और ना यूएन कह रहे कि दोनों की तरफ से किसी भी प्रकार का हेल्पिंग हैंड सामने नहीं आया है कि वो कंट्रीज को क्या करें कि एक साथ लेकर के आए। एक कोवैक्स है, लेकिन वो तो जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो मतलब अपने मन से जो बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्टार्टअप्स वाले हैं, कह रहे कि वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कह रहे वो एक कोवैक्स प्रोग्राम एक अलग प्रोग्राम है। लेकिन जो WHO का जो इनिशिएटिव होना चाहिए था, यूएन का जो इनिशिएटिव होना चाहिए था वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, कह रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है, वो केवल आलोचना करते ही नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया की तारीफ भी की जाती है, क्योंकि हुआ क्या, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो पहली डोज की अगर मैं बात करूंगा तो यूएसए की 34% की जो पॉपुलेशन, यूके की जो 34% की जो पॉपुलेशन है, कह रहे वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। कह रहे इसी प्रकार से कह रहे कि मोर देन 10% कह रहे कि अगर फर्स्ट डोज की अगर आप बात करोगे तो लोगों ने अपने 30% या मोर देन 30% 40% पॉपुलेशन उनकी क्या है कि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। अगर सेकेंड डोज की अगर आप बात करोगे तो भी 10% से ज़्यादा हो चुका है। तो इट्स मीन ये हुआ कि जो वेल डेवलप्ड वेल इन्फॉर्म्ड कंट्रीज हैं, कह रहे उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को वैक्सीनेट करवा दिया। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इतने के बाद भी 0.3% केवल लोगों के पास क्या हुआ है कि वो वैक्सीनेटेड हो पाए हैं।
इसका पुअर डिस्ट्रीब्यूशन भी, या फिर हो सकता है कि पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ट्रेसिंग भी इसका एक कारण हो सकता है मे बी। इंडिया जो कि अदर कंट्रीज़ को क्या कर रहा है, वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहा है या वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है, कह रहे हैं अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि प्रॉपर वैक्सीनेट करने में कह रहे हैं वो यूएसए और यूके दोनों से ही पीछे रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में तीसरी ऐसी कंट्री है जो अपने लोगों को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेटेड कर पाई है, बट स्टिल ये और अच्छा कर सकती थी। और ज़्यादातर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वो जो टेक्नोलॉजी हैं और जो भारत बायोटेक है, कह रहे हैं इनके जो इस समय वैक्सीन ये बना भी रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अपने प्रीवियसली जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कह रहे हैं उसी को पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके द्वारा आज की तारीख में जिन चीज़ों का जिस वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है, कह रहे वो इंडिया में यूज़ होने वाला है, कह रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइटर कहते हैं कि इसका एक प्रॉम्प्ट सोल्यूशन ये हो सकता है कि यूएन और डब्ल्यूएचओ अगर साथ आते हैं तो जो कंट्रीज़ दुनिया की मदद करना चाहती हैं, जैसे कि इंडिया और जो अदर कंट्रीज़, कह रहे हैं कि वो कर भी सकती हैं। जो हायर बिडिंग रेट पे था, कह रहे जिन्होंने ज़्यादा पैसा दिया वैक्सीन का, कह रहे हैं कि सबसे पहले वैक्सीन उनके पास पहुँची है। कह रहे उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि वैक्सीन के स्टॉक को कोई भी कंट्री रखे नहीं, कह रहे वो लोगों के पास क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे या लोगों को दे दे, क्योंकि जैसे जैसे वैक्सीन क्या होगी, मैन्युफैक्चर होंगी, कह रहे उनके पास पहुँच जाएगा। ऑलराइट, हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हम अपना नेक्स्ट वन आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो रिगार्डिंग द अफगान क्राइसिस है। देखिए अफगानिस्तान में केस क्या चल रहा है, तालिबान और वहाँ की गवर्नमेंट, कह रहे हैं उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। कह रहे हैं कुछ क्षेत्रों पर तालिबान शासन करता है और कुछ क्षेत्रों पर अफगानिस्तान शासन करता है। अब अफगानिस्तान और तालिबान, कह रहे हैं इन दोनों के बीच में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को फॉर्म किसने किया था, यूएसए ने सपोर्ट करके अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को फॉर्म किया। उसके बाद से आज से 20 साल हो गए हैं, कह रहे हैं कि यूएस की जो फोर्सेज हैं, कह रहे हैं वो अफगानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक आउटकम या एक रिजल्ट निकाल करके नहीं आई। ठीक है, इससे पहले के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ समझौता कर लिया था कि वो 1 मई से क्या कर देंगे, वो अपने ट्रूप को पूरी तरह से वापस ले लेंगे। अब बिडेन के साथ प्रॉब्लम ये है, कह रहे हैं कि चूंकि एक वार्निंग भी दी थी तालिबानियों ने कि अगर 1 मई से पहले अगर आपने नहीं हटाया अपने ट्रूप्स को, तो हम वापस से जैसे पहले अटैक किया करते थे, कह रहे वैसे हम क्या करते हैं, अटैक करना शुरू कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो अपने चुनाव जीतने के लिए बोले कि हम अपने सोल्जर की बलि क्यों दें, हम तो अपने सोल्जरों को जिंदा लेकर के आएंगे। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने तालिबानियों के साथ एक मतलब समझौता कर लिया कि चलो ठीक है, अब आप यूएस की फोर्सेस के ऊपर आप क्या करोगे, अटैक नहीं करोगे। लेकिन 1 महीने के बाद ही क्या करता है, तालिबानियों ने अटैक कर दिया था। अब बिडेन के साथ इशू ये है कि अगर वो फरवरी वाले मतलब कि लास्ट जो अकॉर्ड हुआ था तालिबान के साथ, जो समझौता हुआ था, जो 1 महीने भी टिक नहीं पाया था, अगर वो उसे फॉलो करें और 1 मई के पहले अगर वो फोर्सेस को अगर वो वापस ले लेते हैं, कह रहे हैं कि तो जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो 20 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है, कह रहे वो सब तो वेस्ट हो जाने वाला है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तालिबान जितना है कह रहे उतने पर संतोष करेगा। कह रहे हो सकता है कि उसे जियोपॉलिटिकल या फिर स्ट्रेटेजिक एक तरह से एडवांटेज ही मिल जाए, जो फर्दर अभी तक जो भी हमें बेनिफिट मिला है वहाँ पर 20 साल की लड़ाई में, कह रहे वो सब हम लॉस कर दें। कह रहे कि वो उनके लिए क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, वो इसे कैसे रिजॉल्व करें, कह रहे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिडेन का अभी राइट नाउ का जो कंसर्न है, कह रहे वो नहीं चाहते हैं कि यूएस की फोर्सेस कह रहे हैं कि वहाँ से वापस लौटे। कह रहे जब तक कि एक परमानेंट क्या हो जाए कि एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट ना हो जाए, वहाँ की जो गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में एक समझौता न करवा लें तब तक। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। तो आज की तारीख में द हिंदू में जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे, कह रहे बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।